यह कहानी एक गांव के ऐसे परिवार की है जिस परिवार में बाप और बेटा होते हैं। बाप का नाम राजकिशोर जी और बेटा का नाम रामू होता है। राजकिशोर जी की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गई होती है। बेटा रामू बचपन से ही मंदबुद्धि होता है। घर में देख रेख के लिए कोई और नहीं होता है। रामू बचपन से ही मंदबुद्धि होता है, इसी वजह से उसकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है। घर में खाना बनाने और घर परिवार को देख रेख करने वाली कोई औरत नहीं होती, जिसके कारण अक्सर काम पर जाने में बाप बेटा को लेट हो जाता है। खाना बनाने खाने में कई बार तो काम भी छूट जाता है। बेटे की शादी करने की कई कोशिश नाकाम रहता है राजकिशोर जी की, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता, कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। तभी उसी गांव में एक पंडित आते हैं भिक्षा मांगने, और वह पंडित भिक्षा मांगने के बदले लोगों का हाथ की रेखा देखकर उसका भविष्य बताया करते हैं। कुछ लोग इसे मजाक समझते हैं तो कुछ लोग भरोसा कर अपना हाथ दिखाते हैं, अपना भविष्य की बातें जानने की कोशिश करते हैं। तभी उस मंदबुद्धि रामू के पिता राजकिशोर जी को गांव के एक आदमी कहता है कि राजकिशोर जी, आप अपने बेटे रामू का हाथ दिखाइए, शायद आपके बेटे रामू की शादी के बारे में यह पंडित जी कुछ बता दें, जिसके उपाय से आपके बेटे रामू की शादी हो जाए और आपका परिवार और वंश आगे बढ़े। यह बात सुनकर राजकिशोर जी सोचते हैं, ठीक है, कहकर अपने बेटे रामू को बुलाते हैं और उसका हाथ देखने वाले पंडित जी को कहते हैं, कृपया मेरे बेटे का हाथ देखकर इसकी शादी के बारे में बताइए पंडित जी। अगर आपका बात सही निकला तो मैं आपको दक्षिणा के साथ साथ आपको धोती कुर्ता और कमंडल भी दूंगा अपनी खुशी से, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं इसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो इसके जैसा ही मंदबुद्धि लड़की ढूंढनी होगी, कहीं मिले तो शादी होगी। तभी वह पंडित जी कहते हैं, ठीक है जजमान, मैं देखता हूँ। रामू का दाहिने हाथ अपने हाथ में लेकर रामू का रेखा गौर से देखकर पंडित कहता है, कौन कहता है इसकी शादी नहीं होगी? मैं कहता हूँ 100% रामू की शादी होगी, और किसी मंदबुद्धि लड़की से नहीं, एक बहुत ही होशियार, समझदार और बहुत ही सुंदर लड़की से शादी का योग और संयोग बन रहा है इसके हाथों में। यह बात सुनकर रामू के पिताजी बड़ा ही खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं, सच में यह बात कह रहा हूँ, मेरी बात 100% सही साबित होगा। आप अपना धोती कुर्ता और कमंडल तैयार रखिएगा, अगले महीने तक इसका शादी की संजोग बन रहा है। पंडित कहते हैं, अब दक्षिणा दीजिए हाथ देखने का, हम 1 महीना बाद में आएंगे आपसे मिलने, जानकारी लेने और साथ में धोती कुर्ता कमंडल लेने, तब तक आपके बेटे का शादी भी हो चुका रहेगा। राजकिशोर जी पंडित को 501 रुपए अपनी खुशी से देते हैं और कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं पंडित जी, अगर आपकी बात सच में सही निकली तो मैं आज 501 रुपए दे रहा हूँ। उस दिन अपनी खुशी से धोती कुर्ता कमंडल के साथ साथ 50,001 रुपया भी दूंगा। पंडित जी कहते हैं, हाँ जजमान, जरूर पूरा होगा मेरी बातें, पर एक बात और आपसे कहना है। राजकिशोर जी यह सुनकर कहते हैं, हाँ पंडित जी कहिए, कौन सी बात? पंडित जी कहते हैं, प्राइवेट बात है, आपसे अकेले में कहना है। राजकिशोर जी एक साइड होते हुए कहते हैं, पंडित जी यहाँ अकेला कोई और नहीं सुन रहा है, आप मुझसे बताइए। साइड में हटकर पंडित जी राजकिशोर जी को धीरे से हल्की आवाज में कहते हैं, देखिए जजमान, आपके बेटे की शादी तो हो जाएगी, पर लड़की इस पर हमेशा प्रबल होगी और बहुत होशियार होगी। इस लड़के पर भारी पड़ेगी या तो अपने योग मन लायक समझेगी तो ठीक है, अगर नहीं समझी, उसकी चाहत पूरी नहीं हुई तो भाग भी सकती है या इसे छोड़कर भी जा सकती है, जिससे समाज में आपके प्रतिष्ठा चला जाएगा। उस परिस्थिति और स्थिति के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, अपने हिसाब से उस स्थिति परिस्थिति को संभालने के लिए। राजकिशोर जी कहते हैं, जी ठीक है पंडित जी, मैं सब समझ गया, आपकी बातों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। पंडित जी यह कहकर वहां से चले जाते हैं। राजकिशोर जी अपने बेटे रामू के साथ अपने घर चले जाते हैं। शाम होता है, वक्त गुजरता है, रात होती है, बाप बेटा दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह सुबह होती है,
पहली किरण के साथ राजकिशोर जी की नींद खुलती है। वह अपने मंदबुद्धि बेटे को जगाते हैं, उठो रामू, सुबह हो गया, काम पर चलना है खेत में। रामू उठता है। दोनों बाप बेटा नहा धोकर फ्रेश होते हैं। खाना खाकर हाथ में कुदाल और टोकरी लिए खेत पर जाते हैं और मिट्टी काटकर एक जगह से दूसरी जगह खेत भरते हैं। तभी उधर से एक दौड़ती हुई लड़की आ रही होती है। दुल्हन ड्रेस में भागते हुए, घबराते हुए, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए भागकर राजकिशोर जी के पास आकर कहती है, आप मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझसे जबरदस्ती शादी करके मेरा सभी धन संपत्ति लेना चाहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से शादी के मंडप से बाथरूम जाने के बहाने पिछले दरवाजे से भाग कर आई हूँ। अगर मेरी शादी हो जाती है तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा सारा संपत्ति मेरे पति का होगा। आप मुझसे शादी कर लीजिए। यह सुनकर राजकिशोर जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। सोचते हुए कहते हैं, देखो मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास शादी करने की उम्र का एक बड़ा बेटा है। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा दूं। लड़की कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, पर शादी आज ही कराइए जल्दी। राजकिशोर जी कहते हैं, ठीक है, पर मेरा बेटा मंदबुद्धि है। लड़की कहती है, चाहे जो भी हो मुझे मंजूर है, आप मेरी मदद कीजिए, अपने बेटे को बुलाइए, मेरी शादी कराइए। तभी रामू मिट्टी खेत में फेंक कर आ रहा होता है। टोकरी लेकर लड़की से राजकिशोर जी कहते हैं, यही है मेरा बेटा। लड़की कहती है, मुझे मंजूर है, अब चलिए जल्दी से शादी कराइए। राजकिशोर जी कहते हैं, चलो मेरे साथ। राजकिशोर जी जल्दी से अपने गांव के एक चौराहे पर जाते हैं जहां सभी लोग को बुलाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सारी बात बताते हैं और लड़की भी खुद स्वेच्छा से कहती है कि मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। लड़की अपनी सारी बातें बताती है। लड़की और राजकिशोर जी और उसके बेटे की सहमति से समाज के बीच गांव वाले और पुलिस के सामने गांव में ही शादी हो जाती है। सभी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। राजकिशोर जी अपने बेटे के साथ घर आने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रामेश्वर जी अपने बहू बेटों के साथ घर पहुंचते हैं, उधर जहां से लड़की भागी होती है। जिस मंडप से, वहां के सभी किडनैपर जो जबरदस्ती मोना से शादी कर धन संपत्ति हड़पना चाहते थे, वह लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि एक गांव में उस लड़की की शादी हो गई। आज ही पुलिस प्रशासन और पूरे गांव वालों के बीच यह सुनकर सभी किडनैपर अपने आप में बात करते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं उसे पकड़कर ढूंढकर शादी करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन और समाज वालों के सामने उसकी शादी हुई है। अब उसकी सारी संपत्ति उसके पति का ही होगा। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो सिर्फ फंसेंगे और हम लोगों को कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए इस मैटर को यहीं क्लोज करो। अब कुछ नहीं हो सकता उस लड़की के बारे में सोचने से। इधर रात में लड़की सुहागरात मनाने के लिए अपने पति को अपने कमरे में आने की इंतजार कर रही होती है, पर वह मंदबुद्धि लड़का अपने पिता के पास ही सोता है। रामू के पिता कई बार कहते हैं, रामू जाओ उस कमरे में अपनी पत्नी के पास सो जा। बार बार कहने के बाद भी राजकिशोर जी की बात को अनदेखा करते हुए अपने पिता के ही पास बगल में रामू सो जाता है। तभी राजकिशोर जी मंदबुद्धि समझकर गुस्सा नहीं करते, अपने बहू को कहते हैं कि वह तो मंदबुद्धि है, बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तुम ही जाकर उसके पास सो जाओ। मोना उठकर अपने पति रामू के पास जाती है और कई तरह से कोशिश करती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाकर उसे उत्तेजना में लाने की कोशिश करती है ताकि रामू जोश में आकर सुहागरात मनाए। पर इन सब चीजों का रामू पर कोई असर नहीं होता है, वह बगल में ही सो जाता है। मोना की सारी कोशिश बेकार और नाकाम रहती है। बहुत रात हो जाती है। ऐसे ही करते करते हार थककर मोना परेशान होकर रामू के बगल में ही सो जाती है। सुबह नींद खुलती है, मोना उठती है, घर का सारा काम काज करती है, खाना बनाती है, बाप बेटे को खिलाती है और अपने पति रामू से बात करती है। पर रामू कुछ बातों का जवाब देता और कुछ बातों का ध्यान भी नहीं होता उसे, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है।
उसके समझ में जितना आता है उसी हिसाब से वह करता है। इसी तरह 1 महीने बीत गया होता है। एक दिन रामू और उसके पिता राजकिशोर जी खेत पर काम कर रहे होते हैं। काम करते करते दिन के 3 बज गया होता है, पर उस दिन अभी तक मोना खाना लेकर नहीं आई होती है। यह देखकर खेत पर काम कर रहे राजकिशोर जी अपने बेटे रामू से कहता है कि तुम जाओ खाना खा लेना और मेरे लिए भी खाना लेकर आ जाना। पता नहीं आज बहू खाना लेकर अब तक क्यों नहीं आई। यह सुनकर रामू कहता है, आप जाइए, मैं यही काम करूंगा। पर कई बार राजकिशोर जी रामू को जाने के लिए कहते समझाते, पर रामू बार बार एक ही जवाब देता, आप जाइए, मैं यही काम करूंगा, आप खाना खाकर खाना लेकर आइएगा। मंदबुद्धि समझकर रामू पर गुस्सा नहीं करके राजकिशोर जी खुद ही घर जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं मोना अपना सब सामान पैक कर रही होती है बैग में। यह देखकर राजकिशोर जी कहते हैं कि यह क्या कर रही हो बहू, तुम कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? आज खाना भी नहीं लाई खेत पर क्यों? बहुत ही उदास और परेशान शब्दों में मोना कहती है, आप तो जानते हैं ना मैं किन परिस्थिति में आपके बेटे से शादी की थी, पर उस शादी के बाद भी मैं आज तक कुंवारी हूँ। जैसी ही कोशिश की आपके बेटे को अपने बस में कर लूं, लेकिन वह पलटकर मेरे तरफ एक बार भी देखे नहीं। आज महीना गुजर गया पर आपके बेटे में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह मेरे तरफ पलट के देखते तक नहीं, और कहां तक कहूं, इसलिए मैं जाना चाहती हूं यहां से। यह सब सुनकर राजकिशोर जी सब कुछ समझ जाते हैं। उन्हें पंडित की द्वारा बताई हुई बातें याद आती है। यह सब सोच समझकर राजकिशोर जी कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू, सब ठीक हो जाएगा। मोना कहती है, क्या ठीक हो जाएगा? आप मेरे तड़प दर्द नहीं समझ पाएंगे। उस दिन अच्छा होता है कि मैं आपके बेटे से शादी ना करके आपसे शादी कर लेती, क्योंकि मैं तो पहले आपसे ही शादी करना चाहती थी। आप ही के साथ शादी का प्रस्ताव रख रही थी, पर आपने अपने बेटे से शादी करवा दिए। और आज मैं क्या कहूँ अब आपसे। सब सुन समझकर राजकिशोर जी कहते हैं, बहू आज से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, मैं करूंगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी। और बहू मोना को अपने कमरे में ले जाते हैं और मोना की सारी इच्छाएं पूरी करना शुरू करते हैं। लगातार मोना के साथ कई घंटों वक्त बिताकर मोना को खुश कर देते हैं। मोना शांत हो जाती हैं। मोना कहती है, अब मैं संतुष्ट हो गई, मैं यही रहूंगी। आप मेरी इच्छा इसी तरह पूरा करते और मेरी ख्याल रखते रहिएगा, मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। इस तरह राजकिशोर और मोना एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं और उनके बेटे रामू को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है। मोना अपनी जवानी की जोश में राजकिशोर जी के साथ अपना बहु कुछ न्योछावर करने लगती है। बहू मोना को खुश रखने के लिए राजकिशोर जी भी अपने हाथ की सारी सीमाएं पार कर एक दूसरे में समा जाते हैं। राजकिशोर जी सब कुछ होने के बाद जब कमरे से बाहर निकलते, तब उनके मन में ऐसा लगता है कि यह जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं यह सही नहीं कर रहा हूँ, इसे सही कहूँ कि गलत, और करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो बहू घर छोड़कर चली जाएगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, फिर मेरे बेटे से कभी कोई दूसरी शादी नहीं करेगी, और ऐसा करता हूँ तो यह गलत है। अब सही हो या गलत, इसी सोच में जद्दोजहद में राजकिशोर जी दरवाजे पर टहल ही रहे होते हैं कि सामने वह पंडित दिखाई देता है, जो रामू का हाथ देखकर सारी बातें बताया था। पंडित जी को देखकर राजकिशोर जी बहुत खुश होते हैं, आदर सत्कार करते हैं। पंडित जी आइए आइए। तभी पंडित जी कहते हैं कि जजमान बताइए मेरी बातें पूरी हुई कि नहीं। राजकिशोर जी कहते हैं, आपकी बातें 100% पूरी हुई, और घर के अंदर जाते हैं और झट से आकर बाहर कहते हैं, यह रहा आपका धोती कुर्ता और कमंडल। यह सब पाकर पंडित बहुत खुश होता है। तभी राजकिशोर जी 50,000 रुपया दक्षिणा भी देते हैं। वादे के मुताबिक दक्षिणा लेकर पंडित खुश होकर कल्याण हो कहकर लौट जाते हैं और राजकिशोर जी इधर अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।